अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू रिमेंबर, हमने इससे पहले oogenesis के बारे में तो नहीं पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। लेकिन बिफोर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई विल शेयर द oogenesis लेक्चर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो दैट oogenesis के बारे में मैं कुछ फैक्ट्स ऐसे बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। यहाँ पे oogenesis का प्रोसेस जो है, द फॉर्मेशन ऑफ एग जो है इस कॉल्ड oogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ oogenesis इज टेक्स ईयर्स टू कंप्लीट। First, in the fetal period, the oogonia, the diploid stem cell of the ovaries multiply rapidly by mitosis, then enter a growth phase and lay in uterine reserves. Gradually, the oogonia are transformed into the primary oocyte and become surrounded by a single layer of follicle cell. The primary oocyte begin the first meiotic division but become stall late in prophase 1 and do not complete it. They remain in their stage of suspended animation all through childhood. द वेट इज़ लॉन्ग 10 to 14 years इट रिलीज्ड। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है कि उन्होंने आप लोगों को बताया है कि जो oogenesis का प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ एग, यू नो ऑल दैट, कि फीटल पीरियड में ही ओगोनिया का प्रोसेस शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज के अंदर ही। लेकिन वो माइटोसिस के बाद जो ग्रोथ फेज़ होता है, फिर उसके बाद मियोसिस 1 स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज 1 स्टेज में, और फिर वो 10 to 14 years तक होता है। फिर प्यूबरिटी में जो स्मॉल नंबर्स होते हैं वो हर मंथ जो है उसमें से एक उठाया जाता है और वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है, और फिर वो 2 हेप्लाइड सेल्स बना लेते हैं जो कि दोनों साइज़ में डिसिमिलर होते हैं। एक लार्ज सेल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसको प्राइमरी oocyte कहते हैं, और दूसरा जो होता है सेकेंडरी oocyte होता है, और इस तरह एक पोलर बॉडी बनता है। ह्यूमन सेकेंडरी oocyte जो है वो फिर अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज स्टेज 2 पे, और इस तरह उसी स्टेज पे ओवल्यूशन उसकी हो जाती है। ठीक है, अब अगर उसको स्पर्म ने पेंट्रेट नहीं किया तो ये ओलूटेड सेकेंडरी oocyte जो है वो उसी तरह रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म ने किया इसको तो वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा और इससे फिर लार्ज ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह फर्टिलाइज एग जो है वो फिर न्यूट्रन उसके अंदर होती है और ये 6 to 7 days जर्नीज़ के बाद यूट्रस में जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने जो बुक में बताया गया है ये बहुत उन्होंने शॉर्ट बताया है, बट मैं आज आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में oogenesis करवाऊँगी। ठीक है, और आप लोग इस लेक्चर को बहुत गौर से सुने, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जोलॉजी के हैं, सेकेंड ईयर्स के हैं, जितनी भी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गीमीट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, oogenesis is the process by which primordial germ cell develop into a mature haploid ovum। अब ये oogenesis की डिफिनीशन है। ठीक है, यू नो दैट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है, अगर क्वेश्चन आए, यू नो दैट अभी तो SLO बेस एग्जामिनेशन है, अगर आए कि डिफाइन oogenesis तो आपने इसकी डिफिनीशन इस तरह लिखनी है। Unlike spermatogenesis, oogenesis began in fetal life but interrupted by too long arrested period and only complete upon fertilization. Each primary oocyte produce one functional egg and 2 or 3 polar bodies। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनिए आप लोग। जब एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, और इसके बॉडी के अंदर क्या है, ये जो गेस्टेशन पीरियड है, यू ऑल नो दैट गेस्टेशन पीरियड क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी टाइम कहलाता है। अब प्रेगनेंसी में अगर उनकी बॉडी के अंदर एक बच्चा जो है वो फीमेल है, मतलब फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है, तो फीमेल डेवलप जब हो रहा है तो गेस्टेशन के टाइम पे 3 to 5 मंथ जब उसका होता है, 3 से लेके 5 मंथ तक फीटल लाइफ में, अगर वो 3 मंथ तक जेंडर का पता चल जाता है, 3 मंथ में कि ये 3 वीक्स तक ना पता चल जाता है। अब अगर वो फीमेल है तो उनके ओवरीज उस टाइम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब उसी टाइम यानी गेस्टेशन पीरियड के टाइम ही oogenesis का प्रोसेस शुरू होता है। अब ये देखो, मेल में क्या था, प्यूबर्टी में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो रहा था, फीमेल में जो है फीटल लाइफ में ही शुरू हुआ है। फीटल लाइफ यानी अभी वो माँ के पेट के अंदर ही है, अब उसी के अंदर ही गेस्टेशन का टाइम जो है उसके अंदर ही oogenesis का प्रोसेस शुरू हुआ है। सही है, स्टेप 1 में मैंने अब यहाँ पे प्राइमोडियम जर्म सेल बताया है। उनके ओवरीज के अंदर जो जर्म सेल्स होंगे, ये याद रखो, जर्म सेल हमेशा जो है वो गीमीट्स बनाएंगे। वो अब यहाँ पे जो है यॉर्क सिक एंडोडर्म से बनते हैं, ये जो है गोनेट के अंदर होते हैं और ये रिपिड माइटोटिक डिविजन्स करते हैं।
अच्छा, ये याद रखो, ये तादाद जो है ये टेस्ट में बहुत आता है कि 5 मंथ में अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और उसके अंदर फीटल बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी डेवलप हो रही है, फीमेल है, तो उसके अंदर ओवरीज में अगर आप चेक करें तो उस टाइम 7 मिलियन ओगोनिया होंगे। ठीक है, कितने मंथ में, ये याद रखो, 5th मंथ के अंदर 7 मिलियन ओगोनियम हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि ओगोनिया जो है वो आपके पास माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड हो रहे होते हैं। माइटोसिस के ज़रिए वो अपने तादाद को क्या कर लेते हैं, ज़्यादा करते हैं। फिर स्टेप 2 में मैंने लिखा है ओगोनियम, वहाँ पे था ओगोनिया ना, वहाँ पे है ओगोनियम। ये प्राइमरी जो है oocyte इसको अब कहा जाएगा। ये जब मियोसिस 1 में इंटर हो जाएंगे तो फिर उसको ओगोनिया जो है वो नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ओगोनिया, प्राइमरी oocyte। ये जब मियोसिस 1 में इंटर हो जाएगा तो मियोसिस 1 में इंटर होने के बाद उसको प्राइमरी oocyte कहेंगे। लेकिन क्या होता है, मियोसिस 1 में तो ये इंटर हो जाता है और ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। यू ऑल नो दैट मियोसिस 1 में प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, उसके फिर अगले फर्दर सब स्टेज है डिप्लोटीन, जाइकोटीन वगैरह, लेकिन प्रोफेज के डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं जिसको प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी तादाद ज़्यादा होने के बाद अब डिक्लाइन होना शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे 7 मिलियंस थे 5th मंथ के अंदर। अब टाइम ऑफ बर्थ में, एट द बर्थ टाइम 1 मिलियन प्राइमरी oocyte जो होंगे वो रिमेन होंगे। क्यों रिमेन होंगे, बाकी जो होंगे वो आपस में जो है वो डिजनरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये जो है मियोसिस 1 में अरेस्ट होंगे, उसी तरह ही अरेस्ट होंगे जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी। प्यूबर्टी मीन कि यू नो दैट कि जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, यू ऑल नो दैट उसको मेनार्च बोलते हैं, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उस टाइम तक ये अरेस्ट होंगे। अब क्या होता है कि अरेस्ट पॉइंट क्यों है, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होते हैं ये अप टू बहुत सालों तक अरेस्ट होते हैं। इसमें आपके पास जो है कुछ मैंने अरेस्टेड पॉइंट 1 प्रोफेज जो है डिक्टायोस्टीन स्टेज में प्राइमरी oocyte अरेस्ट होते हैं ईयर्स टू ईयर्स ना। ये इस वजह से अरेस्ट होते हैं कि इसके अंदर कुछ जो है ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। ये आप लोगों के लेवल का मैं नहीं बता रही, लेकिन ये है कि उसके अंदर जो है मैसेंजर आरएनए ने उनको अकोमोलेट किया होता है। लेकिन आप याद रखें कि टाइम ऑफ बर्थ कितने होंगे, 2 मिलियन होंगे। गेस्टेशन के 5th मंथ में 7 मिलियन होंगे। अब जब प्यूबर्टी आ जाती है तो उस टाइम ये 400,000 तक रह जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ईयर जब फीमेल का शुरू हो जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उस टाइम ये जो 400,000 है ये जो है अब पिक किए जाएंगे। ये जो मियोसिस 1 में अरेस्ट हुए थे ये पिक किए जाएंगे बिफोर पीरियड्स के आने से 24 to 36 आवर पहले। एक एग उठाया जाएगा, वो मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद मियोसिस 2 में जाएगा। मियोसिस 2 में जाने से पहले वो अपना मियोसिस 1 जब कंप्लीट करेगा तो ऑफ कोर्स पोलर बॉडी बनेगी, और साथ में जो है LH सर्ज जो होता है मियोसिस 1 रिज्यूम, यानी LH सर्ज जो है, जैसे आपके पास पीरियड्स होते हैं ना, तो पीरियड्स के शुरू होने से पहले आपके जो हार्मोन होते हैं वो एक्टिव होते हैं मिड साइकिल। LH सर्ज यानी LH का एक शूट आता है, वो क्या करता है कि जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हुआ था ओगोनियम, वो अब जो है अपना दोबारा मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है, एक लार्ज सेल्स बनता है और एक स्मॉल सेल्स बनता है। अभी इस दफ़ा एंटी टेस्ट में ये भी आया था कि जो लार्ज सेल है उसको सेकेंडरी oocyte कहेंगे, इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, और जो दूसरा स्मॉल सेल है उसको पोलर बॉडी कहा जाएगा। ये डिस्कार्डेड होता है, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म की अमाउंट बहुत कम होती है। और इसके अलावा स्टेप 4 में ओवोल्यूशन, सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी जब ये बन जाएंगे ना, यू नो दैट कि जोना पेलोसेडा होता है साथ में। इसके अलावा ये मेटाफेस्टी प्रोफेज 1 इनका कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 2 में ये एंटर हो गया। लेकिन मियोसिस 2 में क्या हो जाता है कि बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मियोसिस 2 में एंटर हो जाएगा। मियोसिस 2 में इंटर होते हुए ये अपने प्रोफेज को कंप्लीट करेगा, लेकिन ये अगेन मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा।
एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन तक ये अरेस्ट होगा। ठीक है, क्यों अरेस्ट होगा, अब मैं इसको बताती हूँ कि ये क्यों अरेस्ट होता है। ठीक है, ओवम जो है वो विजिबल फॉर फर्टिलाइजेशन होती है 12 to 24 आवर्स। ये मेयोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज तक आता है, तो इससे पहले यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से 12 to 24 आवर्स पहले जो है वो आपके पास जो है हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ऑफकोर्स ये oocyte डिजेनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो ओवम डिजेनरेट हो जाता है जब फर्टिलाइज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड के साथ ये निकल जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड के साथ तो नहीं, लेकिन उससे 14 डेज ऑफ उसमें हम जो कहते हैं पीरियड्स में ये ओवल्यूट हो जाता है। फिर ये स्पर्म का वेट करता है, अगर स्पर्म ना मिले तो फिर ये ख़त्म हो जाता है। उस टाइम ये मेयोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज पर अरेस्ट हुआ होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ायगोट बनता है। नहीं, ज़ायगोट नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल का जो स्पर्म होता है ना, वो उसके पास, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्यों मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हुआ होता है, उसके साथ सेंट्रियोल नहीं होता। एक के साथ सेंट्रियोल नहीं होगा तो सेंट्रियोल कौन देगा, स्पर्म देगा। जब स्पर्म सेंट्रियोल देगा ना तो ये अपना मेटाफेज 2 पे जो अरेस्ट हुआ होता है उसको कंप्लीट करके क्या करेगा, अगेन एक पोलर बॉडी बनेगा और साथ में फिर ओवम बनेगा। अब यहाँ पे ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ जो है सेंट्रियोल ये अपना कंप्लीट करता है। अरेस्ट पॉइंट 2 मेटाफेज 2 पे स्पर्म जो है एंट्री ट्रिगर कैल्शियम वेव्स, फिर जो है ये इनएक्टिवेट करता है साइटोसिस्टिक फैक्टर जिसको CSF कहते हैं, ये रिलीज़ हो जाएगा मेयोसिस 2 से जिसमें अरेस्ट हुआ था। यहाँ पे अगेन अनइक्वल जो है साइटोकाइनेसिस होगी। एक लार्ज सेल जिसको मेच्योर ओवम कहेंगे ये फंक्शनल होता है, और स्मॉल सेल जो होगा जिसको पोलर बॉडी कहेंगे ये डिस्कार्डेड हो जाएगा। यहाँ पे अब टोटल जो है पोलर बॉडीज़ जो होते हैं 3 बन जाते हैं। ठीक है, इफ़ डज नॉट और 2 इफ फर्स्ट डज नॉट डिवाइड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अब अगर होगी, स्पर्म अगर होगा तो मेल जो है उसका प्रोन्यूक्लियस और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस, अच्छा बिफोर फर्टिलाइजेशन इनके न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ये जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा, जो है कॉर्टिकल रिएक्शन होंगी। ठीक, कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से पोलिस्पर्मी बच जाती है। पोलिस्पर्मी से इनको बचाता है। व्हाट डू मीन बाय पोलिस्पर्मी, ऑल नो दैट व्हेन वन स्पर्म से ज़्यादा स्पर्म एग के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो उसको पोलिस्पर्मी कहते हैं, तो कॉर्टिकल रिएक्शन के ज़रिए। फिर इसके बाद यू ऑल नो दैट, मैंने आपको कहा था कि ज़ोना पेलोसेडा जो है उसके अंदर आ जाता है और वो अपने आप को थिक कर लेता है, और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो इस तरह वो शॉर्ट टर्म पोलिस्पर्मी होती है। ये सारा जो था ओजेनेसिस था। मैं थोड़ी सी दोबारा सी समरी बताती हूँ। ओजेनेसिस का प्रोसेस किस टाइम शुरू होता है, फीटल लाइफ में, यानी जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है गेस्टेशन के 3 to 5 मंथ में ओजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और 5 मंथ में 7 मिलियन एग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कौन से स्टेज पे होते हैं, वो माइटोसिस कंप्लीट कर लेते हैं मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 जो होता है उसके डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होते हैं। यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हुए होते हैं अब तक जब तक प्यूबर्टी शुरू ना हो। प्यूबर्टी के टाइम पे ये मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में चले जाते हैं। मियोसिस 2 में फिर अगेन अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज 2 में। उस टाइम तक कम अरेस्ट होते हैं जब तक स्पर्म की एंट्री ना हो। जब स्पर्म आएगा तब उसका मियोसिस 2 जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है कि फीटल लाइफ में ये रिज्यूम होता है, और जब उसको LH का सर्ज मिलता है तो वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है, और इसके अंदर जो है फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। फिर मियोसिस 2 जो है ओवल्यूशन के टाइम कंप्लीट होता है, लेकिन पूरा नहीं कंप्लीट होता, मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हुआ होता है। मेटाफेज स्टेज पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब उसके बाद अपना मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओजेनेसिस वर्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस का फ़र्क बताया है, ये पेपर में शायद आ भी जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। फीचर्स क्या है, स्टार्ट जो है ओजेनेसिस फीटल लाइफ में 3rd मंथ में शुरू हो जाती है। कुछ बुक्स में 5 मंथ है, लेकिन 3rd मंथ से शुरू हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में। गिमीट्स पर प्रिकर्सर जो है 1 ओवम और 3 पोलर बॉडी बनती है, और यहाँ पे 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बनते हैं। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे अनइक्वल होती है, यहाँ पे इक्वल होती है। अरेस्टेड पॉइंट ये जो है प्रोफेज 1 और
मियोसिस के प्रोफेज़ 1 में और मेटाफेज़ 2 में अरेस्ट होता है। यहाँ पे कोई अरेस्टेशन नहीं होती। ड्यूरेशन 50 ईयर्स तक टोटल ये अंडे जो होते हैं फंक्शनल होते हैं, उसके बाद जो मेनोपाज़ होता है फिर आपके ख़त्म होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेल का तो यू नो दैट स्पर्मेटोजेनेसिस अप टू थ्रू आउट द लाइफ होता है। कंप्लीटेशन जो है फर्टिलाइजेशन के वक्त होती है। और यहाँ पे जो है स्पर्म जो है बस वो कंप्लीट हो जाता है। साइट ऑफ कंप्लीटेशन फैलोपियन ट्यूब है। और यहाँ पे स्पर्म मेच्योर कहाँ पे होता है? एपिडिडिमस के अंदर। ये सारे जो है इनके बीच में मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बताया है कि क्या क्या है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने और भी यहाँ पे शो की है। ओगोनियम क्या है? ये डिप्लॉइड स्टेज होता है। ये अक्सर इंटर टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओगोनियम जो है वो डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी oocyte जो होता है वो भी डिप्लॉइड होता है प्रोफेज 1 स्टेज में। अक्सर कहते हैं कि प्राइमरी oocyte क्या होता है, हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो oocyte है तो ये भी डिप्लॉइड होता है, लेकिन क्योंकि प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हुआ है अभी तो उसकी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई। फिर सेकेंडरी oocyte जो है वो हेप्लॉइड होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोलर बॉडी बनी है, अब इसके क्रोमोसोम नंबर रिडक्शन हुई है। मैच्योर ओवम जो है वो भी हेप्लॉइड होता है। पोलर बॉडी जो है वो स्मॉल नॉन फंक्शनल हेप्लॉइड सेल है। डिक13 डिप्लोटीन जो है ये सब स्टेजेस है। ठीक है, और फिर जो है साइटोस्टेटिक फैक्टर, ये जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं जो कि इसको अरेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ज़ोना पेलोसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की एक कोट होती है oocyte के इर्द गिर्द जो है। ज़ोना पेलोसिडा जो है उसका काम क्या है कि स्पर्म को बाइंड करना और जब फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद जो है उसको हार्ड करना ताकि पोलीस्पर्मी ना हो। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन जो है एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आफ्टर स्पर्म एंट्री, यानी फीमेल के ओवम के इर्द गिर्द जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोलीस्पर्मी जो है वो उनकी ब्लॉकेज होती है। ये सारा आपके पास जो है ओजेनेसिस था। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैंने दोबारा आपको सारी कराई कि ये जो फीमेल के बॉडी का जो ओजेनेसिस है वो थोड़ा सा वो है कॉम्प्लिकेटेड है इस कंपेयर टू मेल। आई होप सबको समझ आएगा। और इसके बाद जब आपको समझ आ जाए तो काइंडली इसको मस्ट ट्रीट करें। फॉर यू पर्पस जो है मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ऐसे लो बेस्ड एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटर टेस्ट के लिहाज से आप इस लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। इस तरह जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट BS के हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।